हेलो गाइस, कैसे हो सब। बिहार बोर्ड 12th इकोनॉमिक का PYQ है 2025 का पार्ट 1 पहले करा चुका हूँ और ये रिकॉर्डिंग सेशन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है और क्यों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, एक मिनट इसका हाईलाइट करता हूँ मैं, वेट। देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्यों सही होगा, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये पढ़िए, ये आपके लिए सबसे बेटर है। क्या कर रहे हैं, नोट्स और सिक्के देश के केंद्रीय और सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। और लीगल टेंडर मनी क्या होता है, कोई देश का कोई भी नागरिक या व्यापारी लेन देन के भुगतान के रूप में इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। इसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। देखिए मनी, इसका ट्रिक देखिए, नोट सिक्का इक्वल टू कानून का पक्का, यानी जो भी पैसा हम लोग चलाते हैं ये कानून द्वारा वैधता प्रदान है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। फिर देखिए एग्जाम्पल, मनी सप्लाई एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है इसलिए स्टॉक है। ये धारणा देखिए, कंसेप्ट क्या कर रहा है, कंसेप्ट कर रहा है मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, न कि प्रवाह। मुद्रा की पूर्ति में सरकार और बैंकों के पास रखे गए धन को शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा की पूर्ति में। उदाहरण देखिए, 500 का नोट भारत में कहीं भी वस्तु खरीदने पर भुगतान हेतु कानूनी रूप से सर्वमान्य यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं कौन सा। ऑप्शन ए, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से कम, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से कम, या इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि से कम। क्यों होगा आइए देखते हैं। ये देखिए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। व्यावसायिक बैंक जनता से प्राप्त कुल जमा राशि पूरी तरह से लोन्स के रूप में नहीं बांट सकता, यही कहता है। जैसे कानूनी नियम क्या करता है, LRR लीगल रिजर्व रेशियो के तहत उन्हें जमा एक निश्चित हिस्सा CRR ये होता है, CRR केंद्रीय बैंक के पास और SLR अपने पास नगद तरल के रूप में रखना अनिवार्य है। देखिए ऋण योग कोष क्या होता है, कुल जमा बराबर CRR कैश रिजर्व रेशियो प्लस SLR, इसको बोलते हैं। उदाहरण, यदि बैंक में 100 रुपये जमा हो और LRR 20% हो तो बैंक केवल 80 का ही ऋण दे सकता है। समझ में आया। ये देखिए क्या कर रहा है मेमोटिक, रिजर्व हटेगा तभी ऋण बचेगा। कॉमन मिस्टेक क्या होता है छात्रों का, छात्र अक्सर क्रेडिट सृजन से भ्रमित होकर अधिक चुन लेते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। टोटल क्रेडिट इक्वल टू होता है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है, बताइए। सेंट्रल बैंक जो है वो ऋण कैसे बढ़ाती है, कैसे सबसे ज़्यादा दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या होगा, बाइंग सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी खरीद के ऋण को ये बढ़ाती है, वही कह रहा है क्वेश्चन। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए कह क्या रहा है, कैसे बढ़ाती है। देखिए सरकारी विभूतियाँ खरीद कर, बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के सेंट्रल बैंक ऋण बढ़ाती है। खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता है, इसके पहले पढ़ाया गया था। जब केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ यानी सिक्योरिटीज खरीदता है तो उसके बदले बैंकों को नगद राशि का भुगतान करना पड़ता है। इससे व्यावसायिक बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ती है। समझ में आया। अब देखिए अन्य विकल्प, रेपो दर या रिवर्स रेपो दर बढ़ाने से ऋण महंगा हो जाता है जिससे उपलब्धता घटती है। मेमोरी ट्रिक क्या कहता है, खरीद यानी पैसा बाहर गया, जब पैसा बाहर जाएगा तो बिक्री क्या होगा, जब किसी चीज़ को खरीदेंगे तो पैसा फिर अंदर ही आएगा ना, यानी खरीद बराबर बाहर पैसा, बिक्री बराबर पैसा अंदर। ठीक है, समझ जाइए। एग्जाम पॉइंट क्या है, यह मात्रात्मक साख नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। कौन, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए क्या कर रहा है।
सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्विक रिवीजन देखिए। बाई सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज कौन खरीदता है? मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा। जब भी हम गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा? मनी सप्लाई हमेशा बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इसका क्रेडिट इंक्रीज होगा। यही ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया लीगल रिजर्व रेशियो का हिस्सा क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन SLR, सांविधिक तरलता अनुपात। नहीं, क्या कर रहा है? बैंक जो भी अपना हिस्सा रखता है, किसके पास रखता है? बैंकों के पास रखता है। जैसे RBI के पास रखा तो कितना % रखेगा, कैसे रखेगा? तो SLR, वही बोलता है SLR यहाँ पे है, सांविधिक तरलता अनुपात। देखिए SLR होता क्या है? देखिए, कुल जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत जिससे व्यावसायिक बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों यानी नगद जैसे सोना अनुमोदित ये हो रहा है सिक्योरिटीज के रूप में रखना अनिवार्य होता है। CRR क्या कहता है? कैश रिजर्व रेशियो। RBI के पास जमा जो होता है उसी को CRR कहते हैं। कोई बैंक, तो मान लो SBI बैंक है, ये क्या किया? RBI के पास अपना 10% हिस्सा रख दिया RBI के पास, इसी को बोलते हैं क्या? CRR, कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं। अभी रखता क्यों है? क्योंकि जब भी बैंक जैसे SBI रखेगा, क्यों? SBI जब भी संकट में आएगा तो वहाँ से बैंक के रेगुलेशन के द्वारा वहाँ से कुछ पैसा इसको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको कॉल मनी बोलते हैं। इसमें आगे भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ने को मिलेगा। चलिए बता दिए। ये देखिए SLR, बैंकों के स्वयं पास लिक्विड एसेट विथ बैंक इटसेल्फ। ठीक है, मेमोरी ट्रिक क्या है? S फॉर सेल्फ यानी SLR अपने पास, और C फॉर सेंट्रल बैंक, CRR RBI के पास रखते हैं, वहीं बोल रहे CRR। एग्जाम पॉइंट क्या होता है? LRR बराबर CRR प्लस SLR। बोर्ड में अंतर वाला सवाल 3 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इस पर लगा लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। SLR कीप्स एसेट्स इन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पता है SLR आपको गोल्ड में या गोल्ड के थ्रू या गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है ना, उसके थ्रू आप ले सकते हैं, वहीं कह रहा है SLR। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नकदी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन धन उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर A रेपो दर। ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा, क्योंकि रेपो रेट हो जाता है। रेपो रेट आपको समझ में आ रहा है कि रेपो रेट होता क्या है? देखिए कह रहा है, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नकदी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन उधार देता है धन। यानी SBI क्या किया? आपको RBI से कुछ पैसा, यानी मान लो 5% पे कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी शॉर्ट टर्म में सबसे कम अवधि के लिए ये लेता है, इसी को बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट भी बोलते हैं। जैसे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यही बैंक जो है ना RBI को फिर आप उधार देता है, RBI को उधार देता है, इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए क्या करता है, क्या कर रहे हैं। ये देखिए, रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक अल्पकालीन नकदी की पूरा करने के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, वही मैं पहले बताया। रिवर्स रेपो रेट वही होता है जो एक हो गया। देखिए SBI क्या किया, एक ये SBI हो गया, ये हमारा केंद्रीय बैंक हो गया RBI क्या किया? इसको लोन दे दिया, किस पे? रेपो रेट पे। रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि के लिए। और फिर SBI क्या करता है? जब इसको देता है पैसा तो इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए इसको 2 बार आपको कंप्लीट करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रेपो रेट क्या कहता है? RBI गिव्स लोन टू बैंक रिजर्व, और यहाँ पे रिजर्व रेपो बैंक डिपॉजिट इन RBI। समझ में आया? चलिए एग्जाम पॉइंट देखिए, रेपो दर बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। रेपो दर अगर बढ़ेगा तो लोन कॉस्ट भी बढ़ेगा, मनी की सप्लाई की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वस्तुएं जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव होता क्या कहलाती है? माने यानी निगेटिव इनकम इफेक्ट एवं पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट जब भी होगा, निगेटिव ऑफ प्राइस पॉजिटिव, देखो निगेटिव इनकम इफेक्ट और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट जब भी होगा तो क्या बोलेंगे हम? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे। तो 31 का सी नंबर हो गया। गिवन गुड्स का ये थ्योरी कहता है जब भी निगेटिव इनकम इफेक्ट करेगा और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट करेगी तो गिवन वस्तु कहता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गिवन गुड्स है क्या? इन्फेरियर वस्तुएं, गिवन वस्तुएं निकृष्ट यानी इन्फेरियर वस्तुओं का एक विशेष रूप है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनमें आय प्रभाव अत्यधिक ऋणात्मक होता है जो प्रतिस्थापन प्रभाव पर हावी हो जाता है, जिससे कीमत बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ती है। गिवन पैराडॉक्स समझिए, इसे सर रॉबर्ट गिवन ने प्रस्तुत किया। जैसे उदाहरण क्या है? घटिया अनाज, बजड़ा, मक्का ये इस पर विरोधाभास करता है गिवन गुड्स। गिवन का नियम क्या है? अपवाद है। प्राइस अगर बढ़ता है तो इसके पहले बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देखिएगा तो ये हमेशा आया है गिवन गुड्स। जब भी गिवन गुड्स क्या कहता है, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा। ये एक्सेप्शनल है गिवन गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सभी गिवन वस्तुएं निकृष्ट वस्तुएं होती है, लेकिन सभी निकृष्ट वस्तुएं गिवन नहीं, पढ़ा चुका हूँ पहले। गिवन गुड्स बढ़ेगा, पॉजिटिव स्लॉप डिमांड भी, डिमांड का कर्व यानी ये जो है ना, देखिए एक ऐसा आता है, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये होगा, फिर अगर इसमें अगर डिमांड भी किसी चीज़ का बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। यही ये गिवन गुड्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिजिकल डेफिसिट बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। किसके बराबर होता है फिजिकल डेफिसिट? तो आपको पता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। आइए, प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ठीक है। कर है राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। नोट, विकल्प सी में कुल आय लिखा हो तो अपूर्ण हो सकता है जब तक कि प्राथमिक घाटे का संबंध स्पष्ट ना हो, ठीक है। मेमोरी, फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट, याद रखिएगा। ये छोटा सा ट्रिक हम आप लोगों के लिए बता देते हैं कि हमेशा दिमाग में क्लिक करेगा तो सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा सरकारी की कुल उधारी को दर्शाता है, ठीक है। एफडी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। फिक्स डिपॉजिट होता क्या है? जितना मैंने खर्च किया उसका माइनस कर देंगे आय, मतलब रिसिप्ट यानी प्राप्तियाँ कितना हुई, कुल प्राप्ति कितनी हुई, इसको निकल जाएगा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डेफिसिट बोलते हैं, सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। इनकम टैक्स का लाभ निम्न में से किसे प्राप्त होता है? बताइए। इनकम टैक्स, ये भी बताइएगा, इनकम टैक्स जो होता है ना डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? तो इसका केंद्र सरकार को इनकम टैक्स कहाँ किससे प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार को होता है। ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स हम लोग डायरेक्ट भरते हैं। देखिए होता क्या है, ये पर्सनल इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया या वसूला जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाता है, परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का राजस्व स्रोत है। इनकम टैक्स देखिए, याद कर लीजिएगा, इनकम टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स इक्वल टू होता है सेंट्रल रेवेन्यू डायरेक्ट कलेक्शन। एग्जाम पॉइंट याद करिए, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? निगम कर होता है, इसको निगम कर को बोलते हैं, कॉर्पोरेट को। इसको तो पता है आयकर बोलते हैं, आयकर, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? रेवेन्यू रिसिप्ट पूछ रहा है कि इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन नहीं है। आपको पता है कि रिकवरी ऑफ लोन्स यानी ऋणों की जो वसूली होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट पे नहीं जोड़ी जाती है। क्यों नहीं जोड़ी जाती है? देखिए विदेशी अनुदान, पीएसयू का लाभ और संपत्ति कर माइनस, ये तीनों राजस्व प्राप्तियां हैं। विदेशी अनुदान पता है, फॉरेन ग्रांट, पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है,
अंडरटेकिंग होता है और लाभ और संपत्ति कर, ये तीनों राजस्व प्राप्तियाँ है। ऋण वापस आया, एसेट घाटा बढ़ेगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, यानी विनिवेश आपको पता है क्या है। मान लो हमारे पास अभी भारत सरकार के पास इसरो का है, इसरो को हम बेच दिए, बेच के पैसा लेके आए, तो इसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास थी, इन्होंने एयर इंडिया को बेच के ये जो पूंजी प्राप्त की, इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी है जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति एसेट क्रिएशन नहीं करते। बताइए, सबसे मस्त क्वेश्चन है ये सब, बताइए क्या है। अब पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट क्रिएशन नहीं करता है, एसेट का कभी क्रिएशन नहीं करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अभी 2026 का बजट पास हुआ था, जिसमें 53 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का बजट पास हुआ। ठीक है, और खर्च का सरकार देखेंगे तो खर्च भी इससे ज़्यादा करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं हमारा जो बजट है घाटे का बजट बोलते हैं, इसको घाटे का बजट बोलते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर ये होगा राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उदाहरण, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, एक तो सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा सेवाओं का रख रखाव तथा ब्याज भुगतान, ये सब में किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। एक बार और देख लीजिए, सैलरी, हम किसी को एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, दूसरा पेंशन देते हैं, तीसरा सब्सिडी देते हैं, जैसे आपको राशन मिलता है उस पर सब्सिडी देते हैं, रेलवे का टिकट खरीदते हैं उस पर सब्सिडी मिलता है, रक्षा सेवाओं का रख रखाव तथा ब्याज भुगतान। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है बजट में वो ब्याज से ही आता है, 31-32%, वहीं कह रहा है ये क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ये मेमोरी टिक आप देख लीजिएगा, नो एसेट क्रिएटेड इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सड़क निर्माण है, मशीन खरीदना पूंजीगत व्यय है, वेतन देना राजस्व व्यय है। समझ में आया, जब ये हम सड़क बनाते हैं, मशीन खरीदते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंड करते हैं, कैपिटल को एक्सपेंड करते हैं। जब भी वेतन देते हैं तो ये राजस्व का व्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बताइए। मैं बताया था इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि नहीं है। बताइए अब इसका आंसर कौन होगा, चलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसका हो जाएगा वेल्थ प्रॉपर्टी टैक्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। जैसे आपको देखिए सर्विस टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है। एक मिनट, इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस देखिए डायरेक्ट टैक्स बराबर इनकम वेल्थ हो जाएगा। संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है संपत्ति कर। ठीक है, और क्योंकि यह सीधे संपत्ति के मालिक पर लगाया जाता है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए ये कह क्या रहा है, कर है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर संपत्ति कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। ये है जो ना, ये एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर है ये, इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। और सेवा कर भी इनडायरेक्ट टैक्स है। हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं देते हैं, डायरेक्ट में जैसे चलिए आइए नेक्स्ट बताते हैं। जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। किसी चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर हम डायरेक्ट टैक्स नहीं देते। 5 रुपये का है तो उसमें 0 पॉइंट कुछ समथिंग डायरेक्ट टैक्स नहीं है, हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसी को बोल रहा है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार मार्केट प्राइस संबंधित है, बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस संबंधित क्या चीज़ है, तो इसका अल्पकालीन बाजार से क्यों है, आइए देखें। बाजार मूल्य का वह मूल्य जो किसी बाजार में अति अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म में वास्तविक मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों का निर्धारण होता है, उसे नॉर्मल प्राइस दीर्घकालिक होता है। ठीक है, मनी मार्केट प्राइस इक्वल टू शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन, हमेशा मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन करते रहता है, वहीं बोल रहा है ये। 38 नंबर, डिवैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जहाँ, डिवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है बताइए, डिवैल्यूएशन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी।
देखिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट, ठीक है। इसको ये देखिए, सरकार स्वयं अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा देती है, इसी को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन देखिए, ये देखिए, अवमूल्यन में सरकार आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करती है। इससे देश के निर्यात सस्ते और आयात महंगे होते हैं, जिससे प्रतिकूल भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स में सुधार होता है। चलिए देखिए डिवैल्यूएशन क्या होता है शॉर्ट में, देखिए गवर्नमेंट कट, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट ऑफ, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कितना किया वही बोल रहा है ये। 39 नंबर, जब विदेशी विनिमय दर का बाजार शक्तियों द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्यों, आइए देखिए होता क्या है। लचीले या तैरती विनिमय दर वह दर है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई की भी बात कर रहा है, स्वतंत्र अंतःक्रिया द्वारा तय होती है। इसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। किसमें, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है, इसका आंसर बताइए कौन होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, स्फीति दर दबाव होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए क्या होता है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए जब सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, देखिए, या घाटे की डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाती है तो मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। हाई फिजिकल डेफिसिट बराबर हाई इन्फ्लेमेशन। 41 नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके अंतर्गत आता है, बताइए। माइक्रो मतलब क्या होता है, एक तो होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, अब माइक्रो मतलब क्या होगा, छोटा हो गया। तो वही पूछ रहा है ये पूछ रहा है माइक्रो यानी सबसे बड़ा क्या आता है सबसे बड़ा में, तो इनमें से सभी आ जाएगा। नेशनल इनकम हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये टोटल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आइए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब आपको पता है ना, माइक्रो मतलब छोटा हो गया, सूक्ष्म की बात करता है। 42 के क्या हो जाएगा, इनमें से माइक्रो यानी वस्तु कीमत निर्धारण किया, आर्थिक कल्याण के लिए आया, साधन कीमत निर्धारण किया, लेकिन ये सभी हो जाएगा, इनमें से डी हो जाएगा। माइक्रो प्रोडक्ट फैक्टर एंड वेलफेयर प्राइजिंग फैक्टर, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बहुत बड़ा आ जाएगा। पढ़ लीजिएगा इस एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है, बताइए। अर्थशास्त्र की सेंट्रल प्रॉब्लम समस्या कौन सी है, तो इसका भी ये हो जाएगा, सभी है। उत्पादन, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और उत्पादित वस्तु का विवरण कैसे हो, ये सारा करता है। क्यों, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। व्हाट, हाउ, होम सेंट्रल प्रॉब्लम है, याद रखिए, ये थोड़ा सा भी हिंट्स मिलेगा सही हो जाएगा। व्हाट, हाउ, होम, क्या, कैसे, कौन, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 मूलभूत केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये होता है। 44 नंबर, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, याद रखिएगा, CUT, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या है, ये किसने दिया था, इसको बताइए। ये मार्शल ने दिया था। मार्शल क्या, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उपयोगिता को यूल्स नामक काल्पनिक इकाई में अंकों द्वारा मापा जा सकता है। हिग्स और हेलन ने इसको ऑर्डिनल सिद्धांत दिया था, यानी कार्डिनल इक्वल टू, लिखिए याद रखिए, कार्डिनल किसने दिया, तो मार्शल ने, ऑर्डिनल किसने दिया, तो हिग्स ने। ये पॉइंट याद रखिए। सीमांत उपयोगिता हास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रतिपादक कौन है, बताओ। इसको प्रतिपादन इसको किसने किया, तो आपको पता है किसने किया, गोसेन ने किया। गोसेन क्या कहता है, ये देखिए, गोसेन फर्स्ट लॉ बराबर DME, वो याद करने वाला, ये सब चीज़ें याद करने वाला है, ये थोड़ा सा देख लेना है। H गोसेन ने 1854 में सबसे पहले सीमांत उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसे गोसेन प्रथम नियम कहा जाता है। बाद में मार्शल ने इसे स्पष्ट किया, ठीक है। 46 नंबर, टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है जब
सीमांत उपयोगिता होती है? कब होती है बताओ? इसका शून्य हो जाएगा। जब भी टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? 0 हो जाएगी। यही कार्य है, ठीक है। ये हो गया टोटल उपयोगिता का एक्सप्लेनेशन, पढ़ लीजिएगा। 47 नंबर, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इसका भी सूत्र आपको याद करने वाला है, इसमें समझने वाला नहीं है। आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, परसेंटेज डेल्टा क्यू बाई परसेंटेज डेल्टा पी, ठीक है। यह है मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा, दो चार बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? और क्रॉस इलास्टिसिटी होती है सब, यानी स्थापन वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच होती है। थोड़ा सा हिंदी इसका कठिन लिखता है, आपको पता है इकोनॉमिक्स का। तो क्या होगा इसका? 48 का ए होगा, अरे पॉजिटिव होगा। आइए होता क्या, थोड़ा सा देख लिया जाए। स्थानापन्न वस्तुओं, थोड़ा सा इंग्लिश इसका देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है। चाय और कॉफ़ी में एक वस्तु कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ती है, अतः आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स इक्वल टू होता है इक्वल टू पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। आइए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा भौतिक इनपुट और आउटपुट का संबंध है। देखिए क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के भौतिक साधनों तथा भौतिक उत्पादन के बीच के तकनीकी संबंध को दर्शाता है, इसकी कीमतों में संबंध नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू फिजिकल इनपुट वर्सेस फिजिकल आउटपुट, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन हैं, वेरिएबल होते हैं? बताओ। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कितना उत्पादन के लिए वेरिएबल है? क्या है? 50 का क्या होगा? कम से कम 1 होता है, ठीक है। आइए, अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन का स्तर बदलने के लिए सभी साधनों को नहीं बदला जा सकता। इसमें कम से कम एक साधन परिवर्तन और अन्य स्थिर होते हैं, जैसे उदाहरण भूमि, मशीन, ठीक है। शॉर्ट टर्म इक्वल टू 1 वेरिएशन फैक्शन होता है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अवसर लागत का अर्थ क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, याद होगा आपको। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये होता है अगला श्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का मूल होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये देखिए, वैल्यू ऑफ बेस्ट सेटिस्फाइड ऑप्शन, ठीक है। अक्सर लागत से अभिप्राय किसी साधन के उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त होने वाले मूल्य से है, जिसे वर्तमान प्रयोग के चयन करने के लिए त्यागना पड़ा है, ठीक है। जैसे यदि एक खेत में 50,000 या चावल 40,000 उगाया जाता है, ठीक है, तो गेहूं उगाने की औसत लागत 40,000 चावल होगी। समझ में आया? गेहूं अगर 50,000 या चावल 40,000 उगाया जाता है तो गेहूं उगाने की औसत लागत क्या? गेहूं उगाने की औसत लागत 40,000 चावल होगी, ठीक है। यही कर, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।